मैं अर्जुन शर्मा, अर्जुन फिजिक्स पॉइंट उज्जैन से आपके बीच में। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं वो आखिरी तक देखें। मैं आपसे दावा करता हूँ कि पूरा आपको जो मैं आज समझाऊंगा समझ में आएगा। तो मैंने आज टॉपिक उठाया है 12th के अंदर है यूनिट 6, उसका यूनिट का नाम है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी को अंग्रेजी में ऑप्टिक्स कहते हैं। इसके बारे में मैं कुछ जानकारी आपको दे रहा हूँ। तो पहले प्रकाशिकी किसे कहते हैं उसके बारे में हमको अच्छे से समझना है। देखिए, अभी प्रकाशिकी की जो बात आई थी, तो प्रकाशिकी की परिभाषा है प्रकाश तथा उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान के जिस शाखा में किया जाता है उसे प्रकाशिकी कहते हैं। क्या बोला? प्रकाश तथा उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे प्रकाशिकी कहते हैं। अब भाई प्रकाशिकी कैसे डिपेंडेंट क्या होती है प्रकाशिकी, तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा समझना है। तो प्रकाशिकी किससे बनी हुई है? तो बोले लाइट से बनी हुई है। लाइट मतलब क्या? प्रकाश है। तो ये लाइट के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो हम जब छोटे छोटे बच्चे थे ना, तब लाइट के बारे में क्या पढ़ते थे? हमारी ये रहती थी कि जिस वजह से हम वस्तुओं को देख सकते हैं उसे लाइट कहते हैं। जिस वजह से हम क्या बोलते हैं, जिस वस्तुओं को देख सकते हैं उसे लाइट कहते हैं। अब ये लाइट पुराना मतलब जैसे हम जो बच्चे थे उस समय की परिभाषा उस समय ठीक थी है, लेकिन अब हम 12th स्टैंडर्ड में आ गए। अब 12th में लाइट की परिभाषा कुछ चेंज हो जाती है। अब मैं आपको लाइट के बारे में बताता हूँ। लाइट क्या होती है? 12th में ऐसा बोला गया है, अर्थात प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश के बारे में एक छोटी सी आपको एक लाइन लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन? प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। अच्छा, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अर्थात अगर इसका शॉर्ट टर्म होता है ना, क्या होता है? EMW, BMW नहीं, EMW। ठीक है, तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग। किसको? प्रकाश को। ये ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछा जाता है। तो क्या बोलते हैं कि प्रकाश यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग है, अपन डीप में अब जा रहे हैं, ध्यान से समझना, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे। अब जो वेव की बात करी ना, तरंग की बात करी ना, तो तरंग बहुत सारे प्रकार की होती है। एक होती है माइक्रोवेव, जिससे हम खाना बनाते हैं, वो माइक्रोवेव के अंदर। एक होती है एक्सरे। एक्सरे के साथ जैसे हमारे हाथों में या कहीं पे चोट लग जाती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एक्सरे लिखते हैं, फिर हमारे स्कैन होती है और एक्सरे से हमारा फ़ोटो खींच के वो देख लेता है। एक वो होती है। ऐसे ही बहुत सारी जैसे रेडियो तरंगें होती है, जैसे हमारी FM वगैरह चलती है। तो एक होती है दृश्य तरंगें। क्या होती है? दृश्य तरंगें। अब दृश्य तरंगों के बारे में क्या होता है? ये दृश्य तरंगें कुल 7 कलरों से बनी रहती है। कितने कलरों से? 7 कलर। कितने कलरों से? 7 कलर से बनी रहती है। अभी पिछले संडे आप लोगों ने एक रेनबो देखा होगा, इंद्रधनुष आकाश पे क्लियर दिखा था अपने उज्जैन में। तो 7 कलरों से मिलकर बनी होती है ये। कौन कौन सा? तो क्या बोलते हैं? विबग्योर इसका नाम है। विबग्योर। क्या क्या नाम है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये कितने कलर है? 7 कलर है। जब ये 7 कलर पूरे प्रॉपर मिल जाते हैं तो किसका निर्माण होता है? श्वेत प्रकाश का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? श्वेत प्रकाश का। क्या बोला मैंने? पहले प्रकाशिकी के बारे में पढ़ा। तो प्रकाशिकी क्या होती है कि प्रकाश और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन हम भौतिक विज्ञान के अंदर जिस शाखा में पढ़ते हैं या जिस शाखा में किया जाता है उसे प्रकाशिकी कहते हैं। अब प्रकाश के बारे में मैंने समझाया कि प्रकाश पहले हम लाइट के बारे में जानते थे, लेकिन आज हम 12th स्टैंडर्ड में हैं, इसलिए प्रकाश की डेफिनेशन अब निकल के आएगी। तो प्रकाश क्या है? यह एक विद्युत चुंबकीय क्या है? तरंग है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। EMW इसका शॉर्ट नेम है। अब क्या होता है? बहुत तरह की वेव होती है, उसमें से हम एक तरह वेव लेते हैं दृश्य तरंगें। अब दृश्य क्यों ली हमने? क्योंकि यहाँ लाइट का काम क्या है? दिखाना। क्या काम है? दिखाना। और दिखाना मतलब दृश्य करना। तो दृश्य तरंगें इसके अंदर ली। अब दृश्य तरंगें कितने कलर से मिलकर बनी होती है? 7 कलर से मिलकर बनी होती है। देखो गिनते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7। ये इंद्रधनुष के कलर है। ठीक है। अब ये जब 7 कलर मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? श्वेत प्रकाश का। सफ़ेद प्रकाश इससे बनता है। अब श्वेत प्रकाश का निर्माण हो गया।
अब हमें ध्यान ये देना है कि इनके कितनी तरंग धैर्य होती है। तरंग है इसलिए तरंग धैर्य में गिनेंगे, क्या बोलेंगे, तरंग है इसलिए क्या बोलेंगे, तरंग धैर्य। अब कैसा होता है, ये जो वायलेट कलर है ना, इसकी तरंग धैर्य होती है 3500 एंगस्ट्रॉम। क्या होती है, 3500 एंगस्ट्रॉम। और रेड कलर की जो तरंग धैर्य होती है वो होती है 7500 एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम क्या होता है, इसको ऐसे लिखते हैं एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब एक के ऊपर ये 0 लगा देते हैं, अर्थात एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो बोलेंगे 10 की घात -10 मीटर। ये ऑब्जेक्टिव में आता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो 10 की घात -10 मीटर होता है। अब ध्यान देना इधर, अब परिभाषा आ रही है, क्या परिभाषा आ रही है कि प्रकाश की तरंग धैर्य, प्रकाश की तरंग धैर्य किससे किससे बीच में होती है, 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। मतलब जिसका तरंग धैर्य 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, वो इसको डिनोट करता है प्रकाश को। अब ध्यान देना, प्रकाश का चलना फिरना कैसे होता है, तो प्रकाश संचरण के लिए मैं एक ऑब्जेक्टिव टाइप आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं। ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझना है। तो प्रकाश संचरण के लिए, प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कितनी अच्छी बात बोली, और ये ऑब्जेक्टिव में आता है, ध्यान देना। प्रकाश के घूमने फिरने के लिए या संचरण मतलब इधर से उधर जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसकी आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। देखो मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे कि ये सूर्य है, ठीक है, ये हमारे सूर्य देवता है और ये हमारी पृथ्वी माता है। तो यहां से प्रकाश चलता है और कहां जाता है, पृथ्वी तक जाता है। कौन जाता है, प्रकाश। तो यहां बीच में क्या मीडियम है, यहां कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, मतलब निर्वात है। तो क्या होता है, प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है, मतलब इसका कोई मीडियम नहीं होता है। ये यहां से लगा के यहां तक बिना मीडियम के आ जाता है। लेकिन जो प्रकाश का वेग होता है वो माध्यम पर निर्भर करता है। पहली बात तो ये क्लियर करो आप कि प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, तो जब सूर्य से प्रकाश आता है पृथ्वी तक तो वो निर्वात के रूप में आता है, वैक्यूम में आता है, इसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब जो अगला पॉइंट आ रहा है वो ध्यान से, उसका वेग जो होता है वो माध्यम पर निर्भर करता है। प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप है। प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। अब ये माध्यम पर निर्भर कैसे, देखना ध्यान से, मैं एक डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं। जैसे मैंने एक ब्लॉक बना दिया, ये इसमें हमने ले लिया निर्वात, यहाँ ले लिया ठोस, यहाँ ले लिया गैस, यहाँ ले लिया द्रव। तो जो प्रकाश है ना वो निर्वात में भी गमन करता है, वो ठोस में भी गमन करता है, वो गैस में भी गमन करता है, वो द्रव में भी गमन करता है। अर्थात प्रकाश को रोका नहीं जा सकता, वो सब जगह इधर से उधर जा सकता है, सब में उसका जाना रहता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात हमें ये है कि जो सबसे ज़्यादा प्रकाश का वेग अगर किसी में होता है, प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा अगर किसी में होता है तो वो होता है निर्वात में। और निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, ध्यान से देखना, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, पहले भी पढ़ा था, 3 × 10⁸ मीटर बटा सेकेंड। अर्थात निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब 3 गुणित पढ़ने में कितनी छोटी संख्या दिख रही है, देखो मैं इसमें इसको थोड़ा एनालिसिस करते हैं, बड़ी बनाकर बताता हूँ मैं कैसा होता है। जैसे ये 3 तो ऐसा कैसा है ही सही, 10 के ऊपर कितनी घात है, 8 0 लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर बटा सेकेंड। अब ये काई में है, मीटर में है, इसको अपन किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का भाग लगा देंगे, अर्थात 3 0 कम कर देंगे। कैसे,
3 जीरो कम करेंगे तो बचेगी 5, तो 3 के पीछे 5 जीरो, 1 2 3 4 5, और मीटर से क्या हो जाएगा, किलोमीटर बटा सेकेंड। अब ये कितनी संख्या है, गिनो इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब कितना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक पलक झपकने में हमें 1 सेकेंड लगता है। अब सोचो, प्रकाश एक पलक झपकते से ही 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड चलता है। कितना चलता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कितनी बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी डिजिट है ये। अब सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश का वेग, मतलब कितना टाइम लगता है, प्रकाश का समय रहता है 8 मिनट 24 सेकेंड। अब आप दूरी का अंदाज़ा लगा सकते हो आप कि कितनी दूरी होती है। सूर्य से पृथ्वी तक जब प्रकाश आता है तो उसमें समय लगता है 8 मिनट 24 सेकेंड। देखना, जो प्रकाशिकी होती है वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। तो एक पहला प्रकार इसका होता है किरण प्रकाशिकी। पहला क्या है, किरण प्रकाशिकी। और दूसरा क्या होता है, तरंग प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी अभी हम पढ़ेंगे, तरंग प्रकाशी अगले चैप्टर के में है। तो अभी हम पढ़ेंगे किरण प्रकाशिकी के बारे में। तो किरण प्रकाशिकी में कुछ मैं पॉइंट आपको बताता हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। मैं लिख भी रहा हूँ और ये याद करते चलना है, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे हमें। तो पहला ये रहता है, पहला पॉइंट है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। क्या बोला मैंने, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ये किरण प्रकाशिकी में पहला पॉइंट है, ठीक है। दूसरा, अब दूसरा पॉइंट क्या है, प्रकाश के सरल रेखीय पथों को किरण कहते हैं। कैसे, प्रकाश के सरल रेखीय मार्ग को किरण कहते हैं। सरल रेखीय मार्गों को क्या बोलेंगे, किरण। जैसे ये क्या है, किरण, ठीक है। अब देखना ध्यान से, पहला हमने बोला प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, तो सीधा सीधा जाता है प्रकाश। दूसरी बार में हमने बोला प्रकाश के सरल रेखीय मार्ग को किरण कहते हैं। जो प्रकाश सीधे सीधे चलता है उसे क्या बोलेंगे, किरण कहेंगे। और किरणों के समूह को क्या बोलेंगे, तीसरा, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ये बहुत सारी किरणें जा रही है, ये तो ये क्या है, किरण पुंज है। क्या है ये, किरण पुंज। पुंज का मतलब होता है बहुत सारी। तो पहली बार में हमने बोला कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरी बार में बोला प्रकाश के सरल रेखीय मार्ग को किरण कहते हैं। तीसरी बार में बोला किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन मन में उठता है कि क्या होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। क्या बोला, क्वेश्चन क्या है हमारा, ये मन में अचानक उठा प्रश्न, क्या होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। क्या होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। तो देखना, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। ये हमने एक सीधी लाइन खींची। अब ये इसको एक माध्यम ले लेते हैं, ये माध्यम फर्स्ट और ये माध्यम सेकेंड। प्रश्न क्या है हमारा, क्या होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। तो हमने ये एक माध्यम ले लिया और ये कौन सा ले लिया, ये दूसरा माध्यम ले लिया हमने, माध्यम 2। अब क्या होता है देखना ध्यान से, ये इसके बाहर दूसरा माध्यम, इसके इधर पहला माध्यम। तो यहाँ से कोई प्रकाश की किरण सीधी सीधी चलकर ऐसे आती है। आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। ये कोई प्रकाश की किरण सीधी सीधी यहाँ तक आ गई। अब क्या होता है,
परावर्तन के बाद कई बार क्या होता है, मतलब यहाँ आती है और यहाँ से इस माध्यम के अंदर ही वापस क्या हो जाती है, इधर आ जाती है टकरा के। एक घटना तो ये हो गई क्या कि जब कोई यहाँ से यहाँ तक चल के आई प्रकाश की किरण, यहाँ पे टकराई पहले माध्यम के तल पर और टकरा के वापस उसी माध्यम में आ गई। इस वाली को क्या बोलते हैं, परावर्तित बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। ये इधर आ गई, ये हमारी पहली कंडीशन थी। अब दूसरी कंडीशन में क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण सीधी सीधी आती है और अपने मार्ग से थोड़ी सी विचलित हो जाती है, मतलब एक से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। विचलित हो जाती है मतलब क्या हो जाती है, थोड़े मार्ग से क्या हो जाती है, भटक जाती है। जाना इसको सीधा सीधा चाहिए था लेकिन थोड़ी सी ऊपर चली गई, तो इसको क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण बोलेंगे। जैसे ही हम कांच के सामने जाते हैं तो हमारा चेहरा हम देखते हैं, तो हमारे द्वारा जो कांच के ऊपर प्रकाश पहुंचता है वो वापस रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आता है। ये हमारे दैनिक जीवन का बेहतरीन उदाहरण है जो कि प्रकाश के परावर्तन में आता है। तो इस वाली कंडीशन को क्या बोल दिया, प्रकाश का परावर्तन। अब दूसरी वाली कंडीशन क्या है, अपवर्तित किरण। अब अपवर्तित किरण क्या होती है, जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग सीधा सीधा न जाते हुए अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, तो इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। और ये किरण क्या हो जाएगी, अपवर्तित किरण। अब ये कैसे होती है, तो मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल ये है कि जैसे आपने पहले पढ़ा है कि कांच के अंदर एक अपन पेंसिल रख देते तो पीछे से कुछ मुड़ी हुई दिखाई देती है। ये एक माध्यम से गई है और दूसरे माध्यम में प्रवेश किया है इसने, इसलिए ये क्या हो गई है, मुड़ गई है। ये इसका बेहतरीन उदाहरण है। अब तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, तीसरा पॉइंट ये है कि पृथककारी पृष्ठ पर, ये इसको क्या बोलेंगे, ये पृथककारी पृष्ठ है। ये क्या है, पृथककारी पृष्ठ है। और यहाँ से यहाँ पर अगर कोई प्रकाश की किरण जाती है तो ये पूरी तरह से अवशोषित कर लेता है। ये इसकी तीसरी कंडीशन होती है। अब ये कब होता है, जैसे कि हम हमारी मोबाइल जो अपनी किसान टार्च वगैरह जो भी होती बैटरी, उसको अगर अपन दीवार पे डालेंगे ऐसे, तो दीवार के उधर साइड में जाके देखेंगे ना तो प्रकाश दिखाई नहीं देगा, अर्थात वो दीवार उस प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। एक और एग्जाम्पल, जैसे कि हरे जो पत्ते होते हैं वो प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करते हैं, तो उस पत्तों से भी प्रकाश की किरणें इधर से उधर नहीं जा पाती है, इसलिए वो तीसरा पॉइंट हो जाता है। तो पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि प्रकाश क्या होता है, जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में पुनः लौट जाता है। दूसरा हमने पढ़ा कि एक माध्यम से प्रकाश दूसरे माध्यम में जाता है तो वो क्या हो जाता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तीसरा क्या होता है, जब प्रकाश अगर एक माध्यम से पृथककारी इस पृष्ठ पर पड़ता है तो ये अवशोषित कर लेता है। ये हमारा तीन पॉइंट, इसको अपने को अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इस वाली घटना को हम बोलते हैं परावर्तन, इस वाली घटना को हम बोलेंगे अपवर्तन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे परावर्तन। तो देखिए अब हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। तो क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन किससे कहते हैं, क्या होता है ये प्रकाश का परावर्तन। तो ध्यान देना, हम एक कांच ले लेते हैं, ये कांच ले लिया सिंपल हमने। अब कांच की तरफ क्या कर दी हमने, एक पॉलिश कर दी है। ये पॉलिश काई की होती है, टीन और मरकरी के यौगिकों का लेप रहता है जो इसके ऊपर अपन लपेट देते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, पॉलिश सतह। ये क्या है, पॉलिश सतह। तो ये नीचे वाली पॉलिश सतह है, तो ये ऊपर वाली क्या है, तो ऊपर वाला होता है अपवर्तक पृष्ठ होता है या परावर्तक पृष्ठ होता है। क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ। जिधर हमने पॉलिश की है उसे पॉलिश वाली सतह बोलते हैं, ऊपर वाले भाग को परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। तो जैसे ही कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर आती है, ये जैसे इस माध्यम से चलकर आई, अब ये आने वाली प्रकाश की किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। अब ये यहाँ से लगा के यहाँ तक आ गई, हम इसका नाम भी दे देते हैं, इसका नाम P दे देते हैं, इसका नाम Q दे देते हैं। ठीक है, अब ये Q क्या है, Q का मतलब होता है, Q क्या है, आपतन बिंदु। क्या है,
आपतन बिंदु, जहाँ से आपतित किरण आई और जहाँ आके रुकी उस बिंदु को क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु बोलेंगे। अब कुछ भी नहीं करना है अपने को, इस आपतन बिंदु पर 90 डिग्री का एक अभिलंब ले लेंगे, मतलब एक लाइन खींच देंगे, एकदम स्ट्रेट लाइन। ये एक 90 डिग्री की लाइन खींच दी हमने। आपतन बिंदु पर क्या है? ये अभिलंब है। अभिलंब का मतलब ही 90 डिग्री होता है और हमने एक अभिलंब खींच दिया है। तो जब कोई प्रकाश की किरण सीधी सीधी यहाँ आई और आपतन बिंदु पे आकर टकरा गई और वापस उसी मार्ग पे लौट गई, तो ये लौटने वाली किरण को क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण बोलेंगे। और इसका क्या नाम है? अभिलंब नाम है। क्या नाम है? अभिलंब। अभिलंब का मतलब ही होता है 90 डिग्री। तो आपतन बिंदु पे ये अभिलंब डाला गया है। तो ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है और ये क्या है? अभिलंब है। तो परिभाषा देखना कितनी सिंपल है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर आती है और चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ध्यान से सुनना एक बार और। जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर आती है और चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे एक एंगल बनता है अभिलंब और आपतित किरण के बीच में, जो बनता है आई। आई का मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंट से ही आई लिया है, आई फॉर इंसिडेंट, तो एंगल आई ले लिया। हिंदी में इसको बोलते हैं आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। ऐसे ही एक इधर एंगल बनता है जिसका नाम है आर। आर का मतलब होता है रिफ्लेक्टिंग एंगल। रिफ्लेक्टिंग मतलब आर से, इसलिए इसका नाम हो जाएगा परावर्तन कोण। क्या नाम हो जाएगा? परावर्तन कोण। तो हमने परिभाषा पढ़ी है। क्या परिभाषा पढ़ी है? कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी मार्ग से चलकर आती है और चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी मार्ग में लौट जाती है, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये परिभाषा हो गई। जिसके बाद हमने डायग्राम बनाया। डायग्राम के बाद में इसके कुछ नियम आते हैं। कौन से नियम? तो इसके 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम। अब पहला नियम क्या होता है? देखना ध्यान से। पहला नियम होता है कि आपतन कोण, जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो बन रहा है ना, उसको बोलेंगे आपतन कोण। आपतन कोण मतलब कौन? आई। परावर्तन कोण मतलब कौन? आर। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अर्थात अगर ये 30 डिग्री से आ रहा है ना, तो ये भी 30 डिग्री पे ही जाएगा। अर्थात ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा, तो ये भी 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अर्थात एंगल आई बराबर आर, मतलब एंगल लगा सकते हैं इसके आगे अपन, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये पहले नियम कंप्लीट हो गया। दूसरा नियम क्या आता है? ध्यान से सुनना। आपतित किरण, कौन सी किरण? आपतित किरण और परावर्तित किरण। पहला नाम क्या लिया? आपतित किरण और परावर्तित किरण। और कौन? अभिलंब। तीनों कहाँ स्थित है? एक ही तल पर स्थित है। तो दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये दूसरा नियम है इसका। मैंने पूरी कोशिश की है इस टॉपिक को पूरा समझाने में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब जो बच्चे मेरे से व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, जो मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनको तो नोट्स भी मिल रहे होंगे। लेकिन जो बच्चे जुड़े हुए नहीं हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम, स्कूल का नाम और कौन सा मीडियम है ये भेज सकते हैं, तो आपको नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है? जय श्री कृष्णा। अगली वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे। जय श्री महाकाल। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए ताकि आपको नए आने वाले वीडियो भी पता चले। और मेरे स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, उस पर मेरे ये व्हाट्सअप नंबर है। आप अपना जो भी है नाम पता भेज सकते हैं, तो आपको नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। जय श्री महाकाल।